5 सितंबर 1972 वेस्ट जर्मनी के म्यूनिक शहर में 20th समर ओलंपिक पूरे शबाब पर था। खेल के इस महाकुंभ में 121 देशों के हजारों एथलीट्स करीब 195 स्पोर्टिंग इवेंट्स में हिस्सा ले रहे थे। ओलंपिक को शुरू हुए लगभग 10 दिन हो चुके थे और ओलंपिक विलेज के अंदर का माहौल बेहद हल्का, खुला और खुशगवार बना हुआ था। हर तरफ खेल, दोस्ती और जश्न का माहौल था, मानो दुनिया की सारी सरहदें कुछ दिनों के लिए मिट गई हो। इसी ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स भी मौजूद थे। ये पल उनके लिए इतिहास से सीधा टकराने जैसा था, क्योंकि यही वो जर्मनी की धरती थी जहां करीब 40 साल पहले अडोल्फ हिटलर की नाजी हुकूमत ने 60 लाख यहूदियों को तड़पा कर मार दिया था। और अब उसी जमीन पर इजरायली खिलाड़ी अपने देश का झंडा लेकर दुनिया के सामने खड़े थे। म्यूनिक का ये ओलंपिक विलेज उस डकाउ कंसंट्रेशन कैंप से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था जहां जूस का हॉलोकॉस्ट किया गया था। इसलिए हर कदम, हर सांस इजरायली एथलीट्स को उस दर्दनाक इतिहास की याद दिला रही थी। 1936 में भी जर्मनी में ओलंपिक्स हुए थे, लेकिन तब हिटलर ने दुनिया के इस सबसे बड़े खेल मंच का इस्तेमाल अपनी रेशियल सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए किया था। इसलिए अब ठीक 36 साल बाद हो रहे इस म्यूनिक ओलंपिक्स के जरिए वेस्ट जर्मनी उस काले अतीत को मिटाकर दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि अब जर्मनी बदल चुका है। इसी सोच के साथ 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स को गेम्स ऑफ पीस एंड जॉय का नाम दिया गया। यही वजह थी कि इजराइल ने भी पुरानी यादों और दर्द को पीछे छोड़कर इस ओलंपिक में अब तक का अपना सबसे बड़ा ओलंपिक डेलीगेशन भेजा था, जिसमें एथलीट्स, कोच और ऑफिशियल्स को मिलाकर कुल 22 लोग शामिल थे। इस तरह ऊपर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, फ्रेंडली और परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अक्सर इतिहास के सबसे खौफनाक पल ऐसे ही सुकून भरे माहौल के पीछे छिपे होते हैं। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि 5 सितंबर की उस सुबह, जब आसमान में सूरज भी नहीं निकला था, उसी अंधेरे में 8 लोग खौफनाक इरादों के साथ ओलंपिक विलेज की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, जो इस पीस एंड जॉय के खेल को कुछ ही घंटों में खून से रंग देने वाले थे। दरअसल एथलीट्स को खुला और दोस्ताना माहौल देने के लिए वेस्ट जर्मनी ने सिक्योरिटी को जानबूझकर बेहद हल्का कर रखा था। हालत ये थी कि पूरे विलेज के चारों ओर केवल 6 फीट ऊंची जालीदार फेंसिंग लगी थी, जिसे कोई भी आसानी से कूदकर अंदर बाहर आ सकता था। अक्सर कई एथलीट्स भी रात में इसी फेंसिंग को पार करके म्यूनिक के बार्स में पार्टी करने चले जाते थे और सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें ना तो रोकते थे, ना ही उनसे ज्यादा पूछताछ करते थे। इस दौरान इजरायली एथलीट्स गेट नंबर 25A के पास बनी एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स 1 से 6 में ठहरे हुए थे। इजरायली ओलंपिक टीम के चीफ शमुएल लालकिन को ये ढीली सिक्योरिटी शुरू से ही पसंद नहीं आई थी और उन्होंने म्यूनिक ओलंपिक्स अथॉरिटी से अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की मांग की थी, लेकिन पीस एंड जॉय की इमेज बनाए रखने के लिए उनकी ये मांग नजरअंदाज कर दी गई थी। वेस्ट जर्मनी शायद ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी यही ढील कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन चुकी है। 5 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे, जब चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था और खिलाड़ी अपने कमरों में गहरी नींद में सो रहे थे, तभी 8 आतंकी गेट नंबर 25A के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स ट्रैक सूट पहन रखे थे ताकि वो किसी आम एथलीट की तरह ही दिखे। इसके अलावा उनके कंधों पर स्पोर्ट्स बैग्स लटके हुए थे, लेकिन उन बैग्स के अंदर खेल का सामान नहीं, बल्कि AK-47 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स और एक खतरनाक मिशन छुपा हुआ था। जब वो फेंसिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां रात में पार्टी से लौट रहे कुछ अमेरिकन एथलीट्स की नजर उन पर पड़ जाती है। उन्हें लगा कि ये बाकी खिलाड़ियों की तरह देर से लौट रहे हैं, इसलिए वो उनके बैग्स ऊपर चढ़ाने में मदद कर देते हैं। इस तरह वो सभी आतंकी 6 फीट ऊंची फेंसिंग को पार करके ओलंपिक विलेज के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वो अपने बैग्स खोलते हैं, AK-47 राइफल्स निकालते हैं और मैगजीन्स लोड कर सीधे अपार्टमेंट नंबर 1 के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां इजरायली एथलीट्स और कोचेस गहरी नींद में सो रहे थे। गेट पर पहुंचने के बाद आतंकियों का लीडर ईसा डुप्लीकेट की से लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी खटपट में इजरायली रेसलिंग जज योसेफ गुडफ्रोइन की नींद खुल जाती है। जब तक वो दरवाजे पर पहुंचकर बाहर हो रही खटपट का अंदाजा लगा पाते, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सामने हथियारों से लैस आतंकियों को देखकर उन्हें तुरंत खतरे का अंदाजा हो जाता है। बिना एक पल गवाए वो अपने 135 किलो वजनी शरीर को गेट पर टिकाकर पूरी ताकत से उसे रोकते हैं और जोर से चिल्लाकर अपने
साथियों से छिप जाने को कहते हैं, लेकिन अफसोस 8 हथियारबंद आतंकियों के सामने उनका रेजिस्टेंस ज्यादा देर टिक नहीं पाता और केवल 10 सेकंड बाद सभी आतंकी दरवाजे को धक्का देते हुए रूम के अंदर घुस आते हैं। तभी रेसलिंग कोच मोशे वाइनबर्ग पास में रखे चाकू को उठाकर आतंकियों के लीडर ईसा पर हमला कर देते हैं। वो बाल बच जाता है, लेकिन अगले ही पल मोशे वाइनबर्ग उसे उठाकर पटक देते हैं और उसकी राइफल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते एक दूसरा आतंकी उन पर गोली चला देता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसके बाद आतंकी वहां मौजूद इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लेते हैं और बंदूक की नोक पर मोशे वाइनबर्ग से बाकी इजरायली खिलाड़ियों के बारे में पूछते हैं। घायल होने के बावजूद मोशे एक चाल चलते हैं। जब आतंकी अपार्टमेंट 2 में घुसने की कोशिश करते हैं तो वो झूठ बोलते हैं कि वहां कोई इजरायली खिलाड़ी नहीं है। इसके बजाय वो उन्हें अपार्टमेंट 3 की ओर ले जाते हैं, जहां 6 ताकतवर रेसलर्स और वेट लिफ्टर्स ठहरे हुए थे। मोशे वाइनबर्ग को विश्वास था कि ये खिलाड़ी मिलकर आतंकियों का सामना करेंगे और शायद किसी तरह हालात पलट जाए। कुछ पलों के लिए ऐसा होता भी है। जैसे ही आतंकी अंदर घुसते हैं, वेट लिफ्टर योसेफ रोमानो एक आतंकी पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। इसी अफरा तफरी में मौका देखते ही मोशे वाइनबर्ग भी एक बार फिर एक आतंकी पर टूट पड़ते हैं और उसे घूंसे मार के बेहोश कर देते हैं। माहौल कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह बिखर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रेसलर गैट सोबारी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने एक इजरायली को भागते देख आतंकियों का खून खौल उठता है और वो गुस्से में मोशे वाइनबर्ग और योसेफ रोमानो पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। इससे मोशे वाइनबर्ग और योसेफ रोमानो की मौत हो जाती है। इस तरह कुछ ही मिनटों में ओलंपिक विलेज का खुशनुमा माहौल भंग हो जाता है और चारों तरफ डर और दहशत का मातम पसर जाता है। इस बीच कुछ इजरायली खिलाड़ी बच निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वो क्रूर और निर्मम आतंकी 9 इजरायली एथलीट्स और ऑफिशियल्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। हॉस्टेज बनने वालों में रेसलिंग रेफरी योसेफ गुडफ्रॉन्ड, शूटिंग कोच केहत शोर, एथलेटिक्स कोच अमितसुर शापिरा, फेंसिंग स्पेशलिस्ट आंद्रे स्पिट्जर, वेट लिफ्टिंग जज याकोव स्प्रिंगर, रेसलर एलिजर हाल्फेन और मार्क स्लैविन और वेट लिफ्टर डेविड बर्जर और ज़ेफ फ्रेडमैन का नाम शामिल था। आतंकी उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं और उनके साथ लगातार मारपीट और गाली गलौज करते हैं। इस तरह कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे बन चुके थे कि ओलंपिक गेम्स जैसे मंच पर जहां खेल, एकता और शांति की बात होती है, वही अब गोलियों की आवाज गूंज रही थी, खून बह रहा था और ओलंपिक विलेज के अंदर हर तरफ खौफ का साया फैल चुका था। जैसे ही इस हमले की खबर वेस्ट जर्मन अथॉरिटीज तक पहुंचती है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट के बीच इस तरह की घटना कैसे हो गई। कुछ ही देर में पूरी दुनिया की मीडिया की नजर म्यूनिक पर टिक जाती है और पहली बार इन आतंकियों की पहचान सामने आती है। ये सभी ब्लैक सितंबर नाम के एक खतरनाक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप के मेंबर थे। ब्लैक सितंबर एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। साल 1948 में इजराइल के बनने के बाद से ही पैलेस्टाइन के कई उग्र संगठन इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही गलत मानते थे और उसे जल्द से जल्द दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते थे। ब्लैक सितंबर का मकसद भी यही था और वो दुनिया का ध्यान अपनी लड़ाई की ओर खींचना और इजराइल पर दबाव बनाना चाहता था। ओलंपिक गेम्स के दौरान इतना भयानक हमला करके 2 इजरायली एथलीट्स को मारने और 9 को हॉस्टेज बनाने के पीछे ब्लैक सितंबर के इन आतंकियों का मकसद इजराइल की जेलों में बंद करीब 234 पैलेस्टीनियन कैदियों को रिहा करवाना था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी। इससे 3 महीने पहले ही उन्होंने इजरायली पैसेंजर्स से भरी सबीना फ्लाइट 571 को हाईजैक कर लिया था, लेकिन उस ऑपरेशन को इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने नाकाम कर दिया था। ऐसे में म्यूनिक ओलंपिक्स की ढीली सिक्योरिटी उनके लिए एक बड़ा मौका बन गई। कहा यह भी जाता है कि ओलंपिक से पहले PLO ने ओलंपिक कमेटी से पैलेस्टीनियन एथलीट्स को इसमें शामिल करने की मांग की थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया था। इससे उनके गुस्से को और हवा मिल गई। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। ब्लैक सितंबर ने 8 आतंकियों की एक स्पेशली ट्रेन टीम तैयार की थी, जिसका लीडर लुतिफ अफीफ था।
जिसे कोड नेम ईसा दिया गया था, जबकि उसका डेप्यूटी यूसुफ नजल था जो टोनी के नाम से ऑपरेट कर रहा था। ईसा और टोनी खुद म्यूनिक आए थे और ओलंपिक विलेज के अंदर घुसकर उसकी पूरी रेकी की थी। ईसा ने सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए पूरे विलेज की स्ट्रक्चर और एंट्री पॉइंट्स को समझा, जबकि टोनी ने कुक की नौकरी करके अंदर की हर एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखी। इसी वजह से उन्हें पता था कि कहां से अंदर घुसना आसान होगा और इजरायली एथलीट्स किस बिल्डिंग में ठहरे हुए हैं। इसी तैयारी की वजह से उन्होंने ओलंपिक विलेज में घुसकर इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज बना लिया और अब उनके बदले वो खुली मांग कर रहे थे कि इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद 234 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। इसके अलावा आतंकियों ने रेड आर्मी फैक्शन की उल्रिक मेनहॉफ और एंड्रियस बैडर की भी रिहाई की मांग की, जो वेस्ट जर्मनी की जेलों में बंद थे। इस दौरान आतंकी रेसलर कोच मोशे वाइनबर्ग की लाश को अपार्टमेंट 1 से नीचे गली में फेंक देते हैं। ऐसा करके वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो किस हद तक जा सकते हैं। इसके बाद वेस्ट जर्मनी गवर्नमेंट फौरन इजरायली गवर्नमेंट से बात करती है, लेकिन इजराइल आतंकियों से किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता। इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर बिना किसी हिचक के कहती हैं कि 234 क्या, वो एक भी कैदी को रिहा नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका मानना था कि अगर एक बार आतंकियों के सामने झुक गए तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और दुनिया के किसी भी कोने में इजरायली नागरिक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इतना ही नहीं, इजरायली पीएम गोल्डा मेयर वेस्ट जर्मनी से ये भी कहती है कि अगर उनसे आतंकी नहीं संभाले जा रहे तो वो इजरायली सेना को ओलंपिक विलेज के अंदर घुसकर एक मिलिट्री ऑपरेशन करने दे और उनकी सेना खुद ही अपने नागरिकों को छुड़ा लेगी। लेकिन इसके लिए वेस्ट जर्मनी तैयार नहीं होता। अब वेस्ट जर्मनी एक बेहद मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका था। एक तरफ उसके ऊपर 9 इजरायली एथलीट्स की जान बचाने का प्रेशर था, तो दूसरी तरफ उस पर इस ओलंपिक गेम्स को जारी रखने की भी जिम्मेदारी थी। ऐसे में फैसला होता है कि ओलंपिक अथॉरिटी अलग अलग स्पॉट्स पर हो रहे गेम्स को कंटिन्यू रखेगी, जबकि इस दौरान आतंकियों से नेगोशिएशन भी चलता रहेगा। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि ओलंपिक विलेज में 9 इजरायली एथलीट्स बंदूक की नोक पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, तो वही दूसरे देशों के हजारों एथलीट्स अपने देश का झंडा सबसे ऊपर लहराने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। दुनिया ने शायद पहली बार ऐसा मंजर देखा था जहां खेल और खून एक ही समय पर एक ही शहर में चल रहे थे। लाइव टेलीविजन पर पूरी दुनिया म्यूनिक को देख रही थी, लेकिन अब ये सिर्फ ओलंपिक गेम्स नहीं था, ये एक हॉस्टेज क्राइसिस बन चुका था। इसके बाद वेस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट आतंकियों के साथ नेगोशिएशन शुरू करती है। आतंकियों को लाखों डॉलर की रैंसम ऑफर की जाती है, सेफ पैसेज का प्रस्ताव दिया जाता है और कुछ वेस्ट जर्मन ऑफिसर्स इजरायली एथलीट्स को छोड़ने के बदले खुद को हॉस्टेज बनाने तक की पेशकश करते हैं। लेकिन मिलिटेंट्स अपनी मांग से पीछे नहीं हटते। इस तरह बातचीत के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और रेस्क्यू प्लान ही इजरायली खिलाड़ियों की जान बचाने का एकमात्र रास्ता बचता है। ऐसे में 5 सितंबर की शाम होते होते वेस्ट जर्मनी ऑपरेशन सनशाइन नाम का एक रेस्क्यू प्लान तैयार करती है, जिसके तहत वेस्ट जर्मन पुलिस ऑफिसर्स छत के रास्ते वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए अपार्टमेंट में घुसकर आतंकियों को काबू करने वाले थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वेस्ट जर्मन पुलिस को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि अंदर कितने आतंकी है। बिना इस बेसिक सी जानकारी के ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और शाम के 4:30 बजे हथियारों से लैस पुलिसकर्मी जिस अपार्टमेंट में इजरायली एथलीट्स बंधक बने थे उसकी छत पर चढ़ जाते हैं और पोजीशंस ले लेते हैं। लेकिन इस दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। ओलंपिक विलेज में मौजूद कैमरामैन पुलिस ऑपरेशन को कवर करने लगते हैं और ये ऑपरेशन टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट होने लगता है। ऐसे में अंदर बैठे आतंकियों को भी वेस्ट जर्मन पुलिस के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की भनक लग जाती है। इससे गुस्से में आकर आतंकियों का लीडर ईसा बंधक बने सभी 9 हॉस्टेजेस को मारने की धमकी दे देता है और इस तरह वेस्ट जर्मन अथॉरिटी को मजबूरन इस ऑपरेशन को वही रोकना पड़ जाता है। अब आतंकियों को भी ये समझ आ चुका था कि उनके लिए ओलंपिक विलेज में ज्यादा समय तक रह पाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो 5 सितंबर की शाम 5 बजे एक नई मांग रखते हैं कि उन्हें और हॉस्टेज बनाए गए सभी 9 इजरायली एथलीट्स को किसी प्लेन से सुरक्षित इजिप्ट की राजधानी कायरो पहुंचा दिया जाए, जहां से वो बिना किसी चिंता के इजराइल से अपने नेगोशिएशन को कंटिन्यू रख सके। इस बीच वेस्ट जर्मन के इंटीरियर मिनिस्टर हैंस डीट्रिच जेंशर और ओलंपिक विलेज के मेयर वॉल्टर ट्रोगर आतंकियों से
कंपार्टमेंट के अंदर आकर इजरायली एथलीट से बातचीत करने की मांग करते हैं। असल में उनका असली मकसद आतंकियों की सही संख्या का पता लगाना था ताकि इसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया जा सके। लेकिन जब उन्हें कमरे के अंदर आने की परमिशन मिलती है तो उन्हें वहां केवल 5 आतंकी ही दिख पाते हैं और वो ये मान बैठते हैं कि वहां केवल 5 आतंकी ही है, जबकि वास्तव में वहां 8 आतंकी मौजूद थे। उनका यही गलत आंकलन आगे एक बहुत बड़ी और घातक भूल साबित होने वाला था। इसी गलतफहमी में वेस्ट जर्मन अथॉरिटी एक नई चाल चलती है। वो आतंकियों के साथ एक फेक अग्रीमेंट करते हैं कि वो उन्हें और 9 हॉस्टेजेस को एक हेलीकॉप्टर से ओलंपिक विलेज से फर्सनफेल्डब्रुक एयरबेस तक ले जाएंगे, जहां एक प्लेन उनका इंतजार कर रहा होगा जिससे वो इजिप्ट जा सकेंगे। लेकिन असल में ये एक जाल था। वेस्ट जर्मन अथॉरिटी की असली मंशा ये थी कि वो या तो इन आतंकियों को बेसमेंट के रास्ते हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के दौरान ही मार गिराएंगे या फिर फर्सनफेल्डब्रुक एयरबेस पर एक ऑपरेशन के जरिए सभी आतंकियों को मार गिराया जाएगा। इस तरह ये 2 प्लान थे और इस वजह से वेस्ट जर्मन अथॉरिटी जहां पार्किंग गैराज में कुछ स्नाइपर्स को तैनात करवा देती है, तो वही दूसरी तरफ म्यूनिक पुलिस ऑफिसर फर्सनफेल्डब्रुक एयरबेस पर भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। वहां 5 स्नाइपर्स को इस तरह पोजीशन किया जाता है कि जैसे ही आतंकी प्लेन में चढ़ने को हो उन्हें वही ढेर कर दिया जाए। रात के 8:30 बजे तक 2 हेलीकॉप्टर्स की अरेंजमेंट कर ली जाती है जो आतंकियों और हॉस्टेजेस को एयर बेस तक ले जाने वाले थे। लेकिन अचानक आतंकियों का लीडर ईसा हेलीकॉप्टर तक पैदल पहुंचने के बजाय बस की मांग करने लगता है, जिससे ओलंपिक विलेज के बेसमेंट में घात लगाकर हमला करने की प्लानिंग फेल हो जाती है। अब इजरायली हॉस्टेजेस की जान बचाने की एकमात्र उम्मीद सिर्फ फर्सनफेल्डब्रुक एयरबेस पर होने वाले उस ऑपरेशन पर टिक गई थी। इस समय तक मोसाद चीफ ज़वी ज़मीर और जनरल सिक्योरिटी सर्विसेज के एजेंट विक्टर कोहेन भी गुपचुप तरीके से कमर्शियल प्लेन से इजराइल से म्यूनिक पहुंच चुके थे। उन्होंने वेस्ट जर्मन ऑफिसर्स को मदद की पेशकश करते हुए कहा कि उन्हें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी यह रिक्वेस्ट ठुकरा दी गई और उन्हें केवल रेस्क्यू ऑपरेशन देखने तक सीमित कर दिया गया। जबकि ज़वी ज़मीर और विक्टर कोहेन काउंटर टेरर ऑपरेशंस के एक्सपर्ट थे और उनकी एडवाइस इस मिशन में बेहद काम आ सकती थी। इस बीच रात करीब 10 बजे तक आतंकियों और इजरायली एथलीट्स को 2 हेलीकॉप्टर्स में बिठाकर फर्सनफेल्डब्रुक एयरबेस की ओर रवाना किया जा चुका था। हर हेलीकॉप्टर में 4 आतंकी हॉस्टेजेस को 2 हिस्सों में बांटकर बैठे थे। यहीं पहली बार म्यूनिक पुलिस चीफ मैनफ्रेड श्राइबर को पता लगता है कि आतंकियों की संख्या 5 नहीं बल्कि 8 है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी वो फर्सनफेल्डब्रुक एयरबेस में मौजूद अपनी ऑपरेशन टीम तक नहीं पहुंचाते। इधर फर्सनफेल्डब्रुक एयरबेस पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी तो हो गई थी, लेकिन ये तैयारी जितनी दिखने में बड़ी थी उतनी ही अंदर से कमजोर भी थी। पूरे बेस पर केवल 5 स्नाइपर्स तैनात किए गए थे। वहां एक कंट्रोल टावर बनाया गया था जहां से म्यूनिक पुलिस ऑफिसर जॉर्ज वोल्फ और उनकी टीम पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाली थी। इस दौरान एयर बेस पर लुफ्थांसा बोइंग 727 प्लेन खड़ा था जिसके इंजन को चालू रखा गया था ताकि टेररिस्ट को लगे कि उन्हें यहां से बाहर ले जाया जाएगा। स्नाइपर्स को अलग अलग जगहों पर पोजीशन किया गया था। स्नाइपर नंबर 1 को कंट्रोल टावर के नॉर्थ ईस्ट में रनवे के पास ग्रास एरिया में पोजीशन किया गया था जहां से उसे साफ ओपन व्यू मिल रहा था। स्नाइपर नंबर 2 को स्विच यार्ड के पास बनी एक लो कंक्रीट स्ट्रक्चर के पीछे तैनात किया गया था जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को कवर कर रहा था। स्नाइपर नंबर 3 कंट्रोल टावर के प्लेटफॉर्म की रेलिंग के पीछे मौजूद था जिसकी फायरिंग डायरेक्शन ईस्ट की ओर थी। स्नाइपर नंबर 4 को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को टारगेट करने के लिए तैनात किया गया था, जबकि स्नाइपर नंबर 5 प्लेटफॉर्म के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर था जहां से वो ईस्ट और नॉर्थ दोनों डायरेक्शंस में फायर कर सकता था। एयरबेस को जानबूझकर तेज रोशनी से जगमगा दिया गया था ताकि स्नाइपर्स सही निशाना लगा सके और टेररिस्ट की आंखें रोशनी से चौंधी आ जाए। लेकिन समस्या ये थी कि स्नाइपर्स ट्रेन्ड मिलिट्री शूटर्स नहीं थे बल्कि म्यूनिक पुलिस के ऑफिसर्स थे जिन्हें सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि वो अच्छा निशाना लगा लेते थे। इसके अलावा उनके पास ना तो टेलीस्कोपिक साइट्स थी, ना नाइट विजन डिवाइस थी और ना ही किसी बड़े हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन का अनुभव था। शुरू में प्लान ये था कि ऑपरेशन के दौरान कुछ पुलिस वाले प्लेन में फ्लाइट क्रू का भेष बनाकर मौजूद रहेंगे और जैसे ही टेररिस्ट प्लेन की जांच के लिए अंदर आएंगे, अंदर मौजूद पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद स्नाइपर्स बाकी के आतंकियों को हेलीकॉप्टर के पास मार गिराएंगे। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पूरी प्लानिंग हिल जाती है। पुलिस ऑफिसर्स कमजोर
तैयारी और खतरे को देखते हुए प्लेन के अंदर फ्लाइट क्रू बनने से मना कर देते हैं, जिससे अब पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी केवल 5 स्नाइपर्स पर रह गई। इसी बीच हेलीकॉप्टर्स एयर बेस के ऊपर मंडराने लगते हैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था और अगले कुछ मिनट तय करने वाले थे कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन इतिहास बनेगा या एक भयानक ट्रेजेडी बन जाएगा। रात करीब 10:30 बजे दोनों हेलीकॉप्टर्स एयर बेस पर उतरते हैं। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर्स के चारों पायलट्स बाहर निकलकर कंट्रोल टावर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन झट से 2 आतंकी उनकी कनपट्टी पर बंदूक भिड़ा देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। इसके बाद ईसा और टोनी प्लेन की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों अंदर देखते हैं कि प्लेन पूरा खाली है, उन्हें पुलिस का ये जाल समझने में देर नहीं लगती और वो दोनों तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर तेज दौड़ लगा देते हैं। पुलिस ऑफिसर जॉर्ज वोल्फ भी समझ चुके थे कि आतंकियों को उन पर शक हो गया है, इसलिए वो स्नाइपर्स को आतंकियों को गोली मारने के आदेश दे देते हैं। ऑर्डर मिलते ही वेस्ट जर्मन स्नाइपर्स सबसे पहले उन दोनों आतंकियों पर गोली चलाते हैं जो पायलट्स की कनपट्टी पर बंदूक भिड़ाए हुए थे, और इससे दोनों आतंकी वही घायल होकर गिर पड़ते हैं। इसके बाद दूसरे स्नाइपर्स ईसा और टोनी पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली ईसा के पैर में लगती है, लेकिन वो टोनी के साथ भागते हुए हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद सभी 8 आतंकी भी अपने AK-47 राइफल से गोलीबारी करने लगते हैं। अगले 1 घंटे तक फोस्टन-फेल्ब्रुक एयर बेस पर दोनों ओर से अंधाधुंध गोलीबारी चलती रहती है। कुछ देर बाद हेल्प के लिए म्यूनिक पुलिस के कुछ और पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और वो भी आतंकियों को निशाना बनाने लगते हैं। इस बीच आतंकी लगातार हैंड ग्रेनेड्स फेंक रहे थे और वहां से हॉस्टेजेस के साथ किसी तरह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब म्यूनिक पुलिस उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और बचने का कोई मौका नहीं दिखता, तो वो फैसला कर लेते हैं कि वो सभी इजरायली हॉस्टेजेस की जान ले लेंगे। इसके बाद जहां कुछ आतंकी एक हेलीकॉप्टर में अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं, तो कुछ आतंकी दूसरे हेलीकॉप्टर पर ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे भयानक विस्फोट होता है और हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है। इस तरह सभी 9 इजरायली एथलीट्स मारे जाते हैं। कोई गोलियों का शिकार होता है तो किसी की जान ग्रेनेड विस्फोट की चपेट में आ जाने से हो जाती है। इस दौरान पुलिस भी आतंकियों पर लगातार गोलीबारी कर रही थी, जिसके चलते ईसा और टोनी समेत 5 आतंकी मारे जाते हैं, जबकि 3 आतंकी जमाल अल गशे, मोहम्मद सफादी और अदनान अल गशे को घायल अवस्था में अरेस्ट कर लिया जाता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वेस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट दुनिया को अंधेरे में रखने की कोशिश करती है और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव टेलीविजन पर लाइव आकर ऑपरेशन को सक्सेसफुल बताते हुए कहता है कि सभी 9 इजरायली एथलीट्स को बचा लिया गया है। इससे इजराइल समेत पूरी दुनिया राहत की सांस लेती है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ये कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है कि हॉस्टेज बनाए गए सभी इजरायली एथलीट्स मारे जा चुके हैं। इस तरह ओलंपिक विलेज, जो कुछ घंटों पहले तक खेल और जश्न का केंद्र था, अब एक ट्रेजेडी की जगह बन चुका था। इसके बाद पूरी दुनिया में वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट की जमकर आलोचना होने लगी। लोगों ने उनके रेस्क्यू प्लान को लापरवाही भरा और पूरी घटना को गलत तरीके से हैंडल करने का आरोप लगाया। वेस्ट जर्मनी अपनी इमेज सुधारने में इतना उलझा हुआ था कि उसने सिक्योरिटी को ही हल्के में ले लिया। इसके अलावा वेस्ट जर्मन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ना तो टेररिज्म से निपटने का कोई एक्सपीरियंस था और ना ही उनकी पुलिस को ऐसे ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण पीस टाइम में जर्मन आर्मी को डिप्लॉय नहीं किया जा सकता था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन म्यूनिक पुलिस के हवाले था, जो इस लेवल के क्राइसिस के लिए तैयार ही नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि इस पूरी नाकामी के बावजूद ओलंपिक्स को सिर्फ 34 घंटे के लिए रोका गया और फिर दोबारा शुरू कर दिया गया। लेकिन इजरायली एथलीट्स ने शोक में सभी इवेंट से खुद को वापस ले लिया और इजराइल लौट गए। जहां एक तरफ वेस्ट जर्मनी की हर जगह आलोचना हो रही थी, तो वही इजराइल में अपनी 11 एथलीट्स की मौत से हंगामा मचा हुआ था। लोग सड़कों पर उतर आए थे और अपनी ही सरकार से जवाब मांग रहे थे कि आखिर उनके खिलाड़ियों की जान का बदला कौन लेगा। ये गुस्सा तब और भड़क उठा जब मारे गए 5 टेररिस्ट की लाश को लीबिया में शहीद का दर्जा देकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। ऐसे में इजराइल के लिए अब ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं रह गया था, बल्कि अब यह बदले की शुरुआत बन चुका था। सालों से इजराइल मौत के बदले मौत वाली थ्योरी को फॉलो करता आया था, इसलिए इजराइल ने अपने एथलीट्स की मौत के 2 दिन बाद 8 सितंबर 1972 को सीरिया और लेबनान में मौजूद PLO के लगभग 10 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए, जिनमें 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन यह तो बदले की सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद ये पूरा मामला मोसाद के हवाले कर दिया गया, जिसने ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद साफ था कि म्यूनिक अटैक में शामिल हर शख्स को खत्म करना है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हुआ हो। इस मिशन के तहत मोसाद के एजेंट्स दुनिया के
अलग अलग देशों में फैल गए और एक एक कर म्यूनिक अटैक से जुड़े लोगों को निशाना बनाने लगे। रोम में वेल्स वेतर को गोलियों से भून दिया गया, पेरिस में महमूद हमशारी को टेलीफोन बॉम्ब से मार गिराया गया, साइप्रस में होटल रूम ब्लास्ट हुआ और बेरूत एंड पेरिस जैसे शहरों में कई टारगेट्स को चुन चुनकर खत्म किया गया। इस दौरान ब्लैक सितंबर के आतंकियों ने एक फ्लाइट को हाईजैक कर बदले में म्यूनिक मैसेकर के बचे हुए तीनों आतंकियों को भी वेस्ट जर्मनी से छुड़ा लिया था, लेकिन मोसाद एजेंट्स ने उनमें से भी 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मोसाद एजेंट्स अपने टारगेट को 11 गोलियां मारते। ये 11 गोलियां उन 11 इजरायली एथलीट्स की मौत का बदला थी जो म्यूनिक ओलंपिक मैसेकर के दौरान मारे गए थे। मोसाद आतंकियों को मारने से कुछ घंटे पहले उनके परिवार के पास फूलों का गुलदस्ता और एक नोट भेजता था जिसमें लिखा होता था, याद रखो, हम ना तो कभी भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। अगर आप ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड की पूरी कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।